धुरंधर एक ऐसी फिल्म जिसे आज कोई मास्टरपीस कह रहा है तो कोई प्रोपेगेंडा। लेकिन इस फिल्म की कहानी के पीछे जिस शख्स की कहानी वो कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की जो डिस्लेक्सिया से जूझते हुए किताब के 2 पन्ने पढ़ने में ही पूरा दिन लगा देता था और जिसकी सी कमजोरी ने उसका आर्मी में जाने का सपना छीन लिया। लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने के बावजूद भी उसके अंदर कुछ कर दिखाने का जुनून था। बार बार की नाकामियों ने उसे रोका जरूर लेकिन तोड़ा नहीं। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और संघर्ष करते हुए मुंबई पहुंचा, जहां उसने छोटे छोटे कामों से अपने करियर की शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपनी पहचान बनाई और उरी जैसे फिल्में लाकर सबको चौंका दिया। लेकिन इसके बाद भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई और इन्हीं मुश्किलों को अपनी कामयाबी की वजह बनाया धुरंधर की असली धुरंधर आदित्य धर ने, जिसने हर मोड़ पर धोखे खाए लेकिन कभी हार नहीं मानी। आदित्य धर का जन्म 12 मार्च 1983 को दिल्ली के एक कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। आदित्य का परिवार हमेशा से ही शिक्षा और कला के प्रति समर्पित रहा है। उनकी मां सुनीता धर दिल्ली विश्वविद्यालय में म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट की डीन थी। घर में संगीत, नाटक और कला का ऐसा माहौल था कि आदित्य के बड़े भाई लोकेश धर और आदित्य दोनों ही बचपन से कहानियों की दुनिया के प्रति आकर्षित थे। लेकिन आदित्य के लिए ये सफर इतना आसान नहीं था। वे बचपन से ही पढ़ाई से डरते थे क्योंकि उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसके कारण वे किसी भी किताब के 2 से 3 पेज पढ़ने में ही पूरा दिन लगा देते थे। उनका शुरुआती सपना इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, लेकिन पढ़ाई में कमजोर होने के कारण वो एनडीए या सीडीएस जैसी परीक्षाएं नहीं दे पाए। बता दें कि भले ही पढ़ाई में वो कमजोर रहे होंगे, लेकिन उनके अंदर खेल और कला के लिए एक अलग ही जुनून था। आर्मी से ध्यान हटाकर उन्होंने क्रिकेट में अपना भविष्य तलाशा और अंडर 19 तक पहुंचने के लिए अपनी जी जान लगा दी। लेकिन यहाँ भी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। इसी संघर्ष के बीच साल 2006 में आदित्य ने एक बड़ा फैसला लिया और वो अपनी जन्मभूमि को छोड़कर सपनों के शहर मुंबई आए। यहाँ संघर्ष का दौर लंबा था। उन्होंने रेडियो जॉकी के रूप में काम करने की कोशिश की, लेकिन उनका दिल हमेशा से स्टोरी टेलिंग में था। उन्होंने मशहूर फिल्म मेकर प्रियदर्शन के साथ बतौर असिस्टेंट काम करना शुरू किया और काबुल एक्सप्रेस, हाल दिल, डैडी कूल, आक्रोश और तेज जैसे फिल्मों के लिरिक्स लिखे। उनके प्रतिमा की पहली बड़ी चमक तब दिखी जब उन्होंने राजस्थान में पानी की कमी को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बूंद बनाई और उस फिल्म को नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। लेकिन बॉलीवुड की दुनिया जितनी बाहर से चमकती है, अंदर से उतनी ही बेरहम है। आदित्य ने कई बड़ी फिल्म की स्क्रिप्ट्स लिखी, महीनों तक रिसर्च की, लेकिन क्रेडिट के नाम पर उन्हें सिर्फ धोखा मिला। उनकी लिखी कहानियों को बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल्स ने अपने नाम से इस्तेमाल किया और 100 करोड़ तक की कमाई की, लेकिन आदित्य को हार के सिवा कुछ नहीं मिलता था। आपको बता दें कि साल 2016 आदित्य के करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो धर्मा प्रोडक्शंस के लिए फवाद खान और कटरीना कैफ के साथ फिल्म रात बाकी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी 18 सितंबर 2016 को उरी में भारतीय सेना पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ और इसमें कई भारतीय नौजवान शहीद हो गए। इस हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्तों में तनाव आ गया, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ लिए और साथ ही आपको याद होगा कि पाकिस्तानी एक्टर्स पर भी बैन लगा दिया। इसके चलते आदित्य का सालों का प्रोजेक्ट रात बाकी एक ही पल में बंद हो गया। इसके बाद आदित्य पूरी तरह टूट चुके थे, लेकिन उनके अंदर के फौजी ने हार नहीं मानी थी। उन्होंने तय किया कि जिस हमले ने उनकी फिल्म रोकी, वो उसी हमले की सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे। इसके बाद उन्होंने अगले 4-5 महीने तक उरी हमले और हमले के बाद की गई सर्जिकल स्ट्राइक पर दिन रात रिसर्च की। रिसर्च खत्म होने के बाद जब आदित्य ने स्क्रिप्ट लिखने पर विचार किया, तब उनके पास उनके किसी दोस्त का फोन आया और उसने आदित्य से कहा कि बॉलीवुड के कुछ और बड़े डायरेक्टर्स भी सर्जिकल स्ट्राइक पर मूवी बनाने का विचार कर रहे हैं। तब वो घबरा गए और उन्होंने बिना समय बर्बाद किए खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और बिना अपनी सेहत पर ध्यान दिए मात्र 12 दिनों में उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट तैयार कर। और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि जो इंसान ढंग से पढ़ नहीं सकता था, उसने मात्र 12 दिन में एक मूवी की स्क्रिप्ट लिख डाली थी। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखने के बाद आदित्य ने इसे अपने मैनेजर चैतन्य को भेजा और चैतन्य ने स्क्रीन प्ले को आरएसवीपी की प्रोड्यूसर सोनिया कंवर को दिया और कहा कि स्क्रीन प्ले को 2 घंटे में ही पढ़ना होगा, क्योंकि इस पर कोई और भी फिल्म बनाने के विचार में है। तब सोनिया ने इसे पढ़ा और उन्हें ये स्क्रिप्ट काफी इंप्रेसिव लगी। इसके बाद सोनिया ने स्क्रिप्ट रोनी स्क्रूवाला को भेजी, जो उस समय फ्लाइट से विदेश दौरे पर जा रहे थे। बता दें कि आमतौर पर कोई भी प्रोड्यूसर किसी भी स्क्रिप्ट को पढ़ने में 15 से 20 दिन या महीने भर का भी समय ले लेते हैं,
लेकिन सोनिया के रिक्वेस्ट पर उन्होंने फ्लाइट के लैंड करते करते पूरी स्क्रिप्ट पढ़ ली। रॉनी स्क्रूवाला ने पूरी स्क्रिप्ट पढ़कर सोनिया को फोन किया और कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, RSVP यानी कि रॉनी स्क्रूवाला प्रोडक्शन हाउस ये फिल्म जरूर बनाएगा। इसके बाद जब स्क्रिप्ट डिनामी के पास अप्रूवल के लिए गई तो वहां पता चला कि फिल्म इंडस्ट्री के लगभग 12 प्रोड्यूसर्स भी इस विषय पर फिल्म बनाना चाहते, लेकिन किसी के भी पास अभी तक स्क्रिप्ट ही तैयार नहीं। वो लोग अभी सिर्फ आर्मी की परमिशंस मांग रहे थे, जबकि आदित्य धर की स्क्रिप्ट आर्मी की हर चेकलिस्ट पर खरी उतरी थी और आर्मी ने उस स्क्रिप्ट को अप्रूवल दी थी। लेकिन स्क्रिप्ट पास होना तो सिर्फ आधी जंग थी, असली जंग तो सेट पर लड़ी जानी थी, जहां एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर को एक वॉर फिल्म बनानी थी और वो भी एक बहुत लिमिटेड बजट में, जिसमें आमतौर पर बॉलीवुड के नए डायरेक्टर सिर्फ एक छोटी कॉमेडी फिल्म ही बना पाते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फिल्म आदित्य धर और उनकी टीम के लिए किसी असली सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं थी। इन्हें हर दिन पैसे बचाने के लिए नए नए जुगाड़ ढूंढने पड़ते थे, क्योंकि उनके पास बड़े स्टंटमैन या हॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर्स की फौज हायर करने का बजट बिल्कुल भी नहीं था। इनकी इस फिल्म में कुल 5 बड़े एक्शन सीक्वेंस थे। चंदेल में हुआ भारतीय जवानों पर हमला, म्यांमार का अटैक, उरी का आतंकी हमला और पाकिस्तान में B1 और B2 के लॉन्च पैड पर किया गया फाइनल सर्जिकल स्ट्राइक। लेकिन इनके पास इन सीक्वेंस को शूट करने के लिए सिर्फ 9 स्टंटमैन की ही टीम थी, इसलिए उन्होंने पूरी शूट के दौरान बार बार इन्हीं 9 स्टंटमैन का गेटअप चेंज कर करके फिल्म को उसकी कामयाबी तक पहुंचाया। और कभी किसी को ये पता ही नहीं चला कि इस फिल्म में चाहे इंडियन आर्मी हो या पाकिस्तान आर्मी, सबका रोल इन 9 लोगों की टीम ने ही किया था। यही नहीं, फिल्म के सबसे इंपॉर्टेंट और क्लाइमैक्स वाले एक्शन सीन रात के घने अंधेरे में शूट होने थे और हॉलीवुड या फिर बड़े बजट की फिल्मों में रात के सीन को दिन जैसा साफ दिखाने के लिए मूनलाइट या महंगी हाइड्रोलिक लाइट्स का इस्तेमाल होता है, जिसका किराया लाखों में होता है। लेकिन आदित्य के पास इन लाइट्स का बजट नहीं था, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम से कहकर 12 स्ट्रीट लैंप्स तैयार करवाए। पहले उन लैंप्स को फिल्म के एक सेट पर लगाया गया और शूटिंग की गई। फिर सीन खत्म होते ही उन्हें वहां से हटाया गया और B1 लॉन्च पैड के सेट पर ले जाकर लगा दिया गया। वहां से हटाकर फिर इन्हें B2 लॉन्च पैड के सेट पर लगाया गया और ऐसे करके इन साधारण स्ट्रीट लैंप्स ने फिल्म को एक ऐसी रॉ और ग्रिटी लाइटिंग दी जो दर्शकों को बहुत हंसती लगी। इसी सिनेमेटोग्राफी और विजुअल ट्रीटमेंट की वजह से इस फिल्म को बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट ऑडियोग्राफी एंड बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के 4 नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिले। इतना ही नहीं, 44 करोड़ से कम बजट में बनी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म ने दुनिया भर में 342 करोड़ की कमाई की और 2019 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। आदित्य के फिल्म का हाउस द जोश हाई सर वाला डायलॉग काफी पॉपुलर हुआ। इस फिल्म के बाद हर किसी को ये लगा था कि आदित्य धर अब सबसे अच्छे फिल्म डायरेक्टर्स की गिनती में आएंगे, लेकिन अफसोस, उनकी किस्मत में अभी और मुश्किलों से लड़ना लिखा था। आदित्य ने उरी के सुपरहिट होने के बाद अगले प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू की, जिस पर फिल्म बनाने का सपना हर डायरेक्टर का था, और वो फिल्म थी द इमोर्टल अश्वत्थामा। लेकिन शायद मुश्किलों को आदित्य से लगाव सा हो गया था, जो उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर करोड़ों रुपए और सालों की मेहनत लगाई, लेकिन पहले कोविड-19 की वजह से फिल्म रुक गई थी और फिर प्रोड्यूसर्स ने भारी भरकम बजट का हवाला देकर इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। आदित्य के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि उनकी जिंदगी की सबसे एम्बिशियस फिल्म थी। अब जब आदित्य गहरे सदमे से गुजर रहे थे, तब इसी बीच उनके जीवन में एक सुनहरा मोड़ आया, जिसने उनकी जिंदगी में खुशियां भर दी, और वो सुनहरा मोड़ थी अभिनेत्री यामी गौतम। दरअसल फिल्म उरी की शूटिंग के दौरान आदित्य की मुलाकात मशहूर अभिनेत्री यामी गौतम से हुई। इसके बाद दोनों ने कुछ समय साथ बिताया और एक दूसरे को समझा, और फिर जून 2021 में पारंपरिक और बहुत ही साधारण तरीके से शादी करी। इसके बाद आदित्य और यामी एक बेटे के माता पिता भी बने हैं, जिसका नाम उन्होंने वेदाविद रखा। हालांकि अश्वत्थामा के रुक जाने का दर्द आदित्य के मन में अभी तक था, और उनका वही दर्द खुद को एक बार फिर साबित करने की जिद में बदल चुका था। उन्होंने ठान लिया था कि अब वो एक ऐसी फिल्म बनाएंगे जो भारतीय सिनेमा के एक्शन और ड्रामा के स्तर को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी, और उनकी इसी जिद से जन्म हुआ धुरंधर का। इस फिल्म में उन्होंने 26/11 हमलों की असली ऑडियो रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस फिल्म में दिखाया कि जासूस नाचते गाते नहीं हैं, बल्कि उनका जीवन बहुत डार्क और मुश्किल होता है। इस फिल्म ने बॉलीवुड के बनावटी स्पाई थ्रिलर्स को हमेशा के लिए पीछे छोड़ दिया। इतना ही नहीं, इस फिल्म में उन्होंने भारतीय इतिहास और राजनीति के उन गुप्त पन्नों को खोला जिन्हें आज तक पर्दे पर नहीं दिखाया गया, और इस फिल्म ने रिलीज होते ही तहलका मचा दिया। आदित्य के इस रिसर्च और फिल्म का पैमाना इतना बड़ा था कि ये फिल्म पूरी शूट होने के बाद लगभग 7 से 8 घंटे की बनी, और इसी वजह से आदित्य ने इसे धुरंधर और धुरंधर द रिवेंज के नाम से 2 पार्ट्स में रिलीज किया। फिल्म रिलीज होने के बाद जहां एक तरफ दर्शक इसे एक मास्टरपीस कह रहे हैं, तो वहीं कुछ आलोचक इसे प्रोपेगेंडा का नाम दे रहे हैं।
लेकिन आदित्य धर का कहना साफ है कि मैं वो कहानियां सुनाता हूँ जो भारत के स्वाभिमान की। अगर सच दिखाना प्रोपेगेंडा है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज धुरंधर के असली धुरंधर आदित्य धर ने ये साबित कर दिया है कि रिजेक्शन और धोखे से लड़कर ही असली विजेता जन्म लेता है। बता दें कि रिजेक्शन से लड़कर विजेता बनने की ये कहानी रातों रात नहीं लिखी गई, बल्कि इसकी जड़ें सालों पहले उस वक्त ही जम चुकी थी जब आदित्य के जीवन में मुश्किलों की शुरुआत हुई। और यही वो दौर था जिसने हमें आज का आदित्य धर दिया। एक ऐसा लड़का जिसने बचपन में डिस्लेक्सिया को हराया, फिर हर रिजेक्शन को अपनी ताकत बनाया और अंततः भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी। उनकी ईमानदारी और मेहनत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब आदित्य आक्रोश फिल्म के दौरान डायलॉग लिखने और असिस्ट करने के साथ साथ पूरी ईमानदारी से काम कर रहे थे, तब उनके इसी जज्बे को देखकर उनके सीनियर स्क्रीन पे राइटर रॉबिन दा ने कहा था कि आदित्य इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों की पीठ बोलती है, और ये सलाह दी कि अगर उनकी पीठ बोलती है तो वो खुद को कभी न बदले। इस बात को आदित्य ने सिर्फ समझा ही नहीं बल्कि अपने जीवन में धारण भी किया, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। और यही वजह है कि आदित्य की कोई भी फिल्म, चाहे वो उरी हो, आर्टिकल 370 हो, धूमधाम हो, बारामूला हो या फिर धुरंधर, उनकी हर फिल्म सुपरहिट रही, क्योंकि उनकी हर फिल्म के पीछे उनकी कड़ी मेहनत, उनका धैर्य और उनका अटूट विश्वास रहा। वो अपनी हर फिल्म को सफल बनाने में पूरी जी जान लगा देते। अपनी इसी यात्रा को समेटते हुए आदित्य धर ने अपने एक इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात कही कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप हार रहे हैं तो याद रखिए कि भगवान आपको किसी बड़ी चीज के लिए तैयार कर रहा है। बस धैर्य रखें और मेहनत करते रहें, क्योंकि जब समय आएगा तो आपकी मेहनत का शोर पूरी दुनिया सुनेगी। और आज आदित्य धर की सफलता का वो शोर पूरी दुनिया सुन रही है।